हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में 1-1% की गिरावट हुई है, बट वहां ध्यान देने वाली बात यह है कि निफ्टी ने प्रॉपर सपोर्ट पॉइंट लिया है और बैंक निफ्टी ने गैप को फील किया है। तो गिरावट के पॉइंट को शुरू करने से पहले चार्ट पे प्राइस एक्शन क्या कह रहा है वो समझ लीजिएगा। मार्केट एक वापस रियल मेक और ब्रेक पर आ चुका है, क्योंकि ये वो लो है जहां से तेजी हुई थी और वापस उसी सपोर्ट को लिया, यानी आज का लो एक क्रूशियल मेक और ब्रेक है। सेम कहानी बैंक निफ्टी में क्या हुआ, गैप फील किया और उसी सपोर्ट से ऊपर गया, यानी ये भी एक मेक और ब्रेक है। तो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों अपने मेजर मेक और ब्रेक पर खड़ा है जो नेक्स्ट डायरेक्शन तय करने की कोशिश करेगा। और अगर ऐसा ही प्राइस एक्शन आप सीखना चाहते हैं तो 25 दिसंबर से शुरू हो रहा है हमारा स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास। 15% का क्रिसमस ऑफर और साथ में बहुत मेगा ऑफर हैं जो इसके साथ मिलेंगे। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए। और अगर आप मुझे थोड़ा भी जानते हैं तो जिस तरीके से मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूं, इंट्राडे स्विंग पोजिशनल करता हूं, बिल्कुल उसी तरीके से सीखेंगे विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जिसमें लाइव क्लास भी होगी, वीडियो भी मिलेगा, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, स्क्रीनर भी मिलेगा। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए और मौका हाथ से जाने मत दीजिए। लेकिन वहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 4 दिन में जो मंदी हुई है वो मार्केट पिछले कई दिनों से कोशिश कर वो तेजी अपनाया था। और इसी चीज को जब हम लोग 7 दिन पहले मैं यहां पर कवर किया था, कमा के नहीं देगा, और लगातार पिछले 2 दिन से भी बात कर रहे थे, तो कुछ लोग ट्रोल कर रहे थे। तो भैया, लोगों का काम है कहना जो नहीं कमा पाते हैं, ठीक है, वो कमेंट करते रह जाते हैं क्योंकि वो कमा नहीं पाते हैं। बट आपका भाई लगातार आपको अपडेट कर रहा है, जिसको अगर आप ढंग से फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हम आपको गाइड कर रहे हैं। वहाँ पर जो सबसे मजबूत बात है वो ये है कि आपको ये तो पता ही होगा कि इंटरेस्ट रेट अमेरिका में कट हुआ है, फिर भी मार्केट गिर गया। लेकिन हम आज की वीडियो में उससे आगे की बात करेंगे, यानी आज की वीडियो 2 पार्ट में होगी। पहला क्या हुआ, जो हर ब्लॉग पे आपको पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन दूसरी माइक्रो मैक्रो फैक्टर की बात करेंगे, जो एक्चुअली क्या चल रहा है जिसके कारण ऐसा हुआ, जो बिग आई ओपनर बनेगा। और कहानी यहीं पर नहीं रुकती है। जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व का बयान आया तो उसके बाद मार्केट के एक्सपर्ट अमेरिकी मार्केट में, इंडियन मार्केट में नहीं, अमेरिकी मार्केट में 10 से 15% तक गिरावट की आशंका जता रहे हैं। यार्डनी रिसर्च के जो प्रेसिडेंट है एड यार्डनी, उन्होंने 10 से 15% तक का करेक्शन बताया। वहीं रेमंड्स जेम्स इन्वेस्टमेंट के मैट आर्टन ने 8% तक की गिरावट का उम्मीद जताया है। चूंकि आपको पता है इंडियन मार्केट पहले से गिर रहा है, बट अमेरिकन मार्केट कहीं ना कहीं मजबूत था, तो वो कह रहे हैं कि जो गिरेगा वो मौका होगा। बट इंडियन मार्केट पे असर तो दिखेगा ही दिखेगा ना। तो वो जो दिखेगा उसमें क्या करना है, कैसे करना है, हर एक चीज को समझेंगे। तो चलिए पहले घंटी बजा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो जो अपलोड होती है आपको भी पता चल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उम्मीद करता हूं कल सुबह में 7:30 बजे जो फ्री ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का सेशन होने वाला है उसके लिए आपने रजिस्टर कर लिया होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं रजिस्टर किया है तो कर लीजिए। ईमेल पे वेरिफिकेशन आएगा, जिससे कल सुबह में 7:30 बजे ज्वाइन करेंगे और कैसे ट्रेड करके पैसा कमाएं। जो आप कहते हैं ना फ्री स्ट्रेटजी नहीं देते, भैया बहुत सारा ही देते हैं। उसका एक सबूत आपके सामने है कि कल फिर देंगे, तो लीजिए और कमाइए। और साथ में आईपीओ की किसी भी न्यूज के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, प्रूफ आपके सामने है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पहले तो नॉर्मल बात कर लेते हैं कि भैया फेड रेट कट का अनाउंसमेंट हुआ। अनाउंसमेंट उम्मीद के अनुसार था, 25 बीपीएस का रेट कट हुआ, यही उम्मीद थी, यही हुआ, राइट है। फिर भी मार्केट गिर गया। तो मैंने क्या कहा था, पॉवेल साहब का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मार्केट उसी को देखकर करेगा काम। तो अब हुआ ये कि अगले साल होना था 4 बार रेट कट, उन्होंने कहा सिर्फ 2 बार ही होगा, 4 बार नहीं होगा, ठीक है। और 2 बार भी होगा नहीं होगा, कैसे होगा, वो भी आगे बताया जाएगा। उसके पीछे का रीजन क्या है, यूएसए में इन्फ्लेशन, फेड का फोकस इन्फ्लेशन यानी महंगाई को 2% पे लाना है। लेकिन वो इस बात पे कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि ये इतनी जल्दी अचीव होगा। उन्होंने इन्फ्लेशन एस्टिमेट को 2.4% पर रिवाइज कर दिया है। तो जैसा कि आपको भी पता है कि दुनिया की नज़र फेड रेट पर होती है, सो इंडियन मार्केट भी इम्पैक्ट लिया। और साथ में पावेल साहब यहीं पर ना रुके, उन्होंने कहा कि ये जो ट्रंप साहब आने वाले हैं तो ये टेरिफ खेलने में मास्टर हैं। तो ये जो टेरिफ खेलेंगे, कहना बड़ा आसान होता है, बट उसका इम्पैक्ट पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है। वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी इकोनॉमी पर और उसका कैसे इम्पैक्ट आएगा, वो भी बहुत देखना इंपॉर्टेंट है, जिससे हम डिसाइड कर पाएंगे कि आगे 2 के बारे में भी हमारा क्या प्लान है।
आई बात समझ में? तो ये सारा जो मामला आ गया जिससे मार्केट डर गया और मार्केट में गिरावट दिखी। दूसरा जो हमारा इंडियन मार्केट, एक तो इस न्यूज से गिरा ही, और दूसरा जो डरा हुआ है वो है इंडियन मार्केट में बहुत सारे स्टेटमेंट। आपको पता है कि Q1 और Q2 के अर्निंग खराब आने के बाद सबकी नजर है दिसंबर Q3 के अर्निंग पर, ठीक है। और यहां पर मानना यह है कि अर्निंग में रिकवरी आएगी, लेकिन अच्छी खासी रिकवरी नहीं दिखेगी, वो Q4 से दिखेगी। आई बात समझ में? अब निफ्टी क्यों ऊपर जाएगा? जब निफ्टी 50 के स्टॉक ऊपर जाएंगे तभी तो जाएगा ना। लेकिन स्टॉक के प्राइस को कौन ऊपर लेकर जाता है? उसकी अर्निंग लेकर जाती है, और अर्निंग ही अच्छी नहीं आई तो चलेगा कैसे मार्केट? तो दिस इज द पॉइंट। ये भी एक डर है। तो यानी अमेरिका का डर, इंडिया का डर, क्योंकि अभी जो इंडियन मार्केट में डर है वो है कंपनी के रिजल्ट, क्योंकि ग्रोथ हुआ नहीं, जीडीपी घट के आई, तो ये सारे फैक्टर मिलकर अटका रहे हैं। फिर तीसरा है, पता है आप लोग ये कह रहे हो एफआईआई बेच रहा है, एफआईआई कई दिन से माल बेच रहा है, ये सबको पता है। लेकिन एक डेटा है, एफआईआई इक्विटी से पैसा निकाल कर कहां लगा रहा है पता है? एसएमई आईपीओ में दबा के लगा रहा है। प्राइम डेटाबेस के डेटा के हिसाब से 4 से 5 एफपीआई हैं जिनके नाम एंकर इन्वेस्टमेंट की लिस्ट में 20 से 25 एसएमई आईपीओ दिखे हैं। इसके अलावा कुछ डोमेस्टिक फंड और कंपनी हैं जिन्होंने करंट कैलेंडर में 30 से ज्यादा एसएमई आईपीओ में शेयर अलॉट होते हुए दिखे हैं। तो यानी अब फोकस थोड़ा सा आईपीओ की तरफ जा रहा है। आई बात समझ में? और वो सारे नाम आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो यानी क्या हो रहा है? मार्केट गिर रहा है तो कह रहे भैया आईपीओ दे रहा है धनाधन रिटर्न, और उसमें एसएमई तो गारंटीड रिटर्न दे रहा है, तो वो वहां पर पैसा लगा रहे हैं। आदमी गिरते मार्केट में क्यों लगाएगा? वो आईपीओ की तरफ जाएगा, तो वो वहां से पैसा कमा रहे। तो ये हुई मोटा मोटा वजह। अब हम घुसते हैं मैक्रो फैक्टर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आई ओपनिंग सेशन। अब यहां पे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर में आता है देश का ट्रेड डिफिसिट। नवंबर में अब तक के अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है, और ये तब होता है जब किसी देश के इंपोर्ट की वैल्यू उसके एक्सपोर्ट की वैल्यू से ज्यादा होती है। और यहां इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब फिजिकल गुड और सर्विस दोनों से, ये मैंने क्लियर कर दिया, वरना कहीं आप सिर्फ गुड्स समझ के ना रह जाओ। अब आप कहोगे ये इंपैक्ट क्या डालता है? देखिए, ट्रेड डिफिसिट किसी देश की इकोनॉमी के लिए कई तरीकों से नुकसानदायक हो सकता है। उसमें से एक है करेंसी डिप्रिशिएशन। आई बात समझ में? जब ट्रेड डिफिसिट होता है तो देश की करेंसी डिप्रिशिएट करती है, क्योंकि इंपोर्ट के लिए ज्यादा फॉरेन करेंसी की जरूरत होती है। इससे इंपोर्ट और महंगे हो जाते हैं, तो जो डिफिसिट को और बढ़ा देते हैं। और यही रीजन है कि अभी हमारा रुपया क्या हो गया? ऑल टाइम लो 85 पर आ गया, और स्टॉक मार्केट गिर रहा है। ट्रेड डिफिसिट ये दिखाता है कि देश जितना प्रोड्यूस कर रहा है उससे ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। इससे देश की ओवरऑल आउटपुट और प्रोडक्टिविटी घट सकती है। इससे ट्रेड डिफिसिट से ओवरऑल इकोनॉमी ग्रोथ भी धीमे पड़ रही है। और इंडिया का Q2 जीडीपी ग्रोथ पिछले लगभग 2 सालों का सबसे लोएस्ट लेवल पे भी आया, राइट। और लगातार तीसरे क्वार्टर में क्या हुआ? ग्रोथ स्लो हुई। तो कितना है ट्रेड डिफिसिट? अब इसको देखने की कोशिश करते हैं। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड डिफिसिट, जो इंपोर्ट की वैल्यू एक्सपोर्ट से ज्यादा होने को दिखाता है, रिकॉर्ड 37.84 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो नवंबर 2023 के 21.31 बिलियन डॉलर के मुकाबले काफी ज्यादा है। और ब्लूमबर्ग इकोनॉमिस्ट के पोल ने 23 बिलियन डॉलर का ट्रेड डिफिसिट प्रिडिक्ट किया था, लेकिन क्या हुआ? एक्चुअल नंबर उससे भी ज्यादा है। यानी इकोनॉमिस्ट मान रहे थे कि इशू है, बट इशू उससे भी बढ़कर आए। तो ये क्या होता है? ज्यादा हिट करता है, और इसीलिए मार्केट क्या हो रहा है? संभल नहीं पा रहा है। फिर क्या है? फूड इन्फ्लेशन। अब आप कमेंट में बताओ, महंगाई बढ़ रही, खाना पीना महंगा हो रहा है ना। तो इंडिया का फूड इन्फ्लेशन, जो कंजप्शन बास्केट का लगभग आधा हिस्सा है, अक्टूबर 2024 में 10.87% तक पहुंच गया। ये सितंबर में 9.24% था, और एक साल पहले इस पीरियड में 6.61% था। फूड इन्फ्लेशन इकोनॉमी पर काफी निगेटिव दबाव डाल सकता है, जैसे कि हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग, रहने सहने का खर्चा बढ़ेगा ना। फूड इन्फ्लेशन से लिविंग कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसके चलते वर्कर हाई वेजेस की डिमांड करते हैं और कॉर्पोरेट की अर्निंग कम होती है। ये तो अगर आप नॉर्मल भी 25-50 आदमी की अगर कंपनी भी चला रहे होगे तो वहां पर आप ये फेस करते होगे, ठीक है। घर बनवा रहे होगे तो लेबर आते होंगे पहले 500 रुपए में, अब कहते होंगे मुझे 600 रुपया चाहिए, राइट है।
उसके बाद क्या, बिजनेस अपने नॉन फूड आइटम के प्राइस बढ़ा सकते हैं ताकि एग्रीकल्चर इनपुट और ट्रांसपोर्टेशन के इंक्रीज्ड कॉस्ट को कवर कर सके, राइट। अब फूड प्राइस बढ़ने से हाउस होल्ड, जो घरेलू लोग हैं, उनकी रियल इनकम पर असर दिखता है। रियल इनकम घट जाती है ना, तो सवाल है कि आखिर कैसे फूड इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया। इसका रीजन है मनी सप्लाई। तो पहले आप स्क्रीन पर डेटा देख लीजिए कि मनी सप्लाई M1, M2, M3, फिर इसका मतलब समझाता हूं। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ना, M1, M2 और M3 मनी सप्लाई के मेजर हैं जो इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन के अमाउंट को मॉनिटर करते हैं। M1 ये एक नैरो मेजर है जो सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी को इंक्लूड करता है, जैसे कैश, डिमांड डिपॉजिट और ट्रेवलर्स चेक। वहां पर M2 आपको क्या बताता है, ये एक ब्रॉडर मेजर है जो M1 के साथ साथ लेस लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी को भी इंक्लूड करता है। अब आप कहोगे ये क्या होता है, जैसे सेविंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट और मनी मार्केट फंड। अब हम आते हैं M3 पर। ये सबसे ब्रॉड मेजर है जो M3 के साथ लार्ज टाइम डिपॉजिट, इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट फंड और अदर लेस लिक्विड एसेट को भी इंक्लूड करता है। आई बात समझ में। डेटा आप देख सकते हैं, M1, M2, M3 तीनों लगातार बढ़े इंडिया में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा और मनी सप्लाई डायरेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट करता है। और अगर मनी सप्लाई को कंटिन्यू इंक्रीज होता रहा तो लॉन्ग टर्म में ये इन्फ्लेशन की वजह बनता है, राइट। और वही हो रहा है। ये कुछ एक वजह है जिसकी वजह से मार्केट अंदर ही अंदर गिर रहा है और आप लोगों को समझ नहीं आ पा रहा है कि भैया प्रेशर क्यों है, और लगातार वीक सेंटीमेंट बना हुआ है मार्केट में। तो अब समरी क्या है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मार्केट का सेंटीमेंट वीक है क्योंकि इंडिया की वीक जीडीपी ग्रोथ और वीक कॉर्पोरेट अर्निंग इन रिसेंट क्वार्टर, और इसकी वजह से मार्केट की नजर फेड रेट कट पर थी। और वहां भी क्या हुआ, निराशा हाथ लगी। और साथ में वीक जीडीपी ग्रोथ के पीछे की कहानी हाई इन्फ्लेशन, जिसके चलते स्पेंडिंग नहीं हो पा रही है और कॉर्पोरेट की अर्निंग स्लो हो गई। ये तो समझ गए गिरावट का बात। तो अब तेजी कब आएगी, तो तेजी तभी आएगी जब अर्निंग दिखनी शुरू होगी। एक पॉजिटिव इवेंट मार्केट की डायरेक्शन तय करेगा आने वाले समय में। वो कौन तय करेगा, वो तय करेगा बजट 2025, जिसमें सरकार से पूर्णतया कैपेक्स की उम्मीद है। कुछ ऐसा करें कि लोगों के हाथ में पैसे आए और खर्च करें। कैपेक्स हो तो भैया कुछ नया हो, तो एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। तो ये कहानी है जहां पर मुझे पर्सनली लगता है ट्रंप साहब जो आएंगे, शपथ लेंगे, शपथ लेने के बाद जो भी टेरिफ खेलेंगे वो पहला वोलेटिलिटी इवेंट बनेगा। फिर बजट आएगा, बजट बनेगा, और वो सब कहानी पूरा बजट तक मार्केट डांस करता रहेगा। और वो डांस में जो नॉर्मल लोग हैं उनका खून पीता रहेगा, बट जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको क्या पता है कि मार्केट कितना भी खून पिए, ऊपर नीचे करे, फाइनली जाता तो ऊपर ही है। तो ऊपर नीचे में ये जो जब जब गिरा है, इसने दिया है मौका और फिर मारा है चौका और छक्का। तो सेम कहानी मार्केट अभी भी आप लोगों को जो गिरावट में देगा मौका, और वो होगा अगले 3 से 5 साल का विजन। अगर आपका 3 से 5 साल का विजन है तो। अगर आपका 3 से 5 साल का विजन नहीं है, या आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और आप ये सोचते हैं लेते ही सिर्फ ऊपर जाए, तो गलत सोचते हैं। कभी भी इन्वेस्टर को ये सोच के लेना चाहिए कि मैं तभी लूं जब वो 25%, 40% भी गिर जाए तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैं उस कंपनी को जानता हूं, उस कंपनी के प्रोस्पेक्ट को जानता हूं, उस कंपनी के विजन को जानता हूं। अगर इतनी सोच समझ के साथ लेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। तो अब आप क्यों डर रहे हैं, ये आपका थॉट प्रोसेस है, बट मैंने सारी पिक्चर क्लियर कर दी है। तो उम्मीद करता हूं बहुत स्पष्ट राय मैंने देने की कोशिश की है कि मार्केट कब तक वोलेटाइल रहेगा, किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट क्यों जारी रखना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए, हर एक पॉइंट बता दिया है। तो वीडियो को शेयर करके कोई कंजूसी मत कीजिए, खूब दबा के शेयर कीजिए, सब अच्छे लेवल से एजुकेट हो सके।